अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11 की फ़िज़िक्स की न्यू बुक पढ़ रहे हैं, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ऑफ 2025। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, फोर्स एंड मोशन, जिसका आर्टिकल हम लोग 2.6 आज पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम लोगों ने जो आर्टिकल पढ़ा था वो था 2.5, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल 2.5 है वो आर्टिकल 2.6 की बेस है। आर्टिकल 2.6 पढ़ने से पहले आपको एक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग आर्टिकल 2.5 मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ें, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे तरीके से समझे बगैर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना मुश्किल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग पहले आर्टिकल 2.5 यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट सेक्शंस में भी दे दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से टॉपिक्स को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि हम लोग इजी फिजिक्स प्लेटफॉर्म को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सके। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन का मतलब तो हमें पता है कि जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि वो मोशन में होती है। तो प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब हुआ? प्रोजेक्टाइल का हमारे पास मतलब होता है कि जब बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करती है, तो 2 डायमेंशंस में मूव करती है, तब वो प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं। एक एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है जी एक्सिस। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशंस होती है। बॉडी इन 3 डायमेंशंस में मूव करती है, लेकिन जो बॉडी सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस में मूव करती है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। अब देखिए, हमारे पास अगर हमारे पास एक बॉल है, हम लोग इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है, तो हम लोगों ने इसको 2 डायमेंशंस में मूव करवाया, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉल की जो मोशन है हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है। इसको पहले हम लोग अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इस चीज़ को। कब देखिए, हमारे पास अगर एक बॉल है, हम लोगों ने उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोजेक्ट करवाया है, ठीक है। अब हमारे पास एक बॉल है, हम लोगों ने इसको ऐसे मूव करवाया है, तो ये देखिए उसकी जो मोशन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है, जी एक्सिस में नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल है। अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि बॉडी की जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। स्टूडेंट, जब भी बॉडी की मोशन में चेंज आता है तो वो अपनी मोशन के चेंज को रेजिस्ट करती है और फॉरवर्ड मूव करती है। तो जब कोई भी बॉडी अपनी मोशन की जो चेंज में है वो उसको रेजिस्ट कर रही है, अपनी बॉडी मोशन के चेंजेस में को रेजिस्ट कर रही है, तो मतलब कि है वो आगे की तरफ मूव करना चाहती है, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो वो बॉडी जो अपनी मोशन में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करती है, तो उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें कहता है कि बॉडी स्टेट इन एट रेस्ट एंड कंटिन्यू टू मोशन अंटिल द नेवर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि बॉडी जो है वो जब अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और अगर बॉडी अगर मोशन में है वो तो मोशन में ही रहती है, जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो बॉडी है हमारे पास, अगर वो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होती तो वो बॉडी आगे की तरफ मूव करती जाती ड्यू टू इनर्शिया की तरफ वजह से वो बॉडी आगे की तरफ मूव करती जाती, क्योंकि वो अपनी मोशन में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करती जाती है, और इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ मूव करती जाती। इनर्शिया का हमारे पास यही मतलब होता है कि बॉडी अपनी मोशन में जो चेंजेस होते हैं उसको रेजिस्ट करती है। अ बॉडी रेजिस्ट दिस चेंज इन इट्स मोशन ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, और ये चीज़ हमारे पास इनर्शिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पर
ऐसा नहीं है, हमने एक बॉल प्रोजेक्ट की यहाँ से और वो इनर्शिया की वजह से वो बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए बॉडी यहाँ से इनर्शिया की तरफ मूव करती 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 आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। तो यानी कि बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश तो कर रही है इनर्शिया की वजह से, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उसे नीचे खींच लिया, जिसकी वजह से वो ग्राउंड से टकरा गई। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम लोगों ने जब बॉल को फेंका तो हम लोगों ने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, तो हम लोगों ने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, और इनिशियल वेलोसिटी जब हम लोगों ने दी तो वो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। तो लेकिन जब बॉडी ने जो वाई एक्सिस की अलोंग जब मुड़ गई बॉडी ऐसे, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट की, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एक्ट होने की वजह से बॉडी जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मूव करना शुरू होगी। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उस पर एक्ट किया, तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में उस बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और उसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन में उस बॉडी पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका मतलब है कि उसमें जो एक्सीलरेशन है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफाइन आ गई हमारे पास, वो क्या होगी, तो द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हमारे पास जो टू डायमेंशनल मोशन होती हैं अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से कांस्टेंट होता है। यानी कि हमारे पास अगर बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तब उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी से उसको मूव करवाया जा रहा है। लेकिन जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में आ गई, यानी कि ये बॉडी जब ऐसे बेंड कर गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही है जिसकी वजह से बॉडी नीचे आ गई, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन है उसका वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, इसके लिए उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। तो हम लोग कहते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब हमारे पास दो डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। यहाँ पर हम बुक में हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के बारे में बताया गया है, इनर्शिया के बारे में नहीं बताया गया कि बॉडी जो है वो अपनी मोशन में जो चेंज है वो उसको रेजिस्ट करती है, इसकी वजह से वो आगे आगे जाके गिरती है, एकदम से नीचे गिरने नहीं जाती, क्योंकि वो इनर्शिया से की वजह से आगे आगे मूव करती जाती है, फिर नीचे गिरती है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लग रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे इनर्शिया के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया गया। तो हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी गाड़ी की ब्रेक लगती है तो जो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा होता है वह आगे की तरफ झुक जाता है, यानी कि उसको आगे की तरफ धक्का लगता है। जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं या बाइक में बैठते हैं, जब हम अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ हिल कर रह जाते हैं, तो हम लोग यानी कि हम अनस्टेबल हो जाते हैं कुछ देर के लिए। वो किस वजह से होता है कि वो इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि बॉडी की अपनी मोशन में जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, जो कि हमारे पास इनर्शिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स क्या है। अब देखें, अगर हमारे पास एक फुटबॉल है, अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर, जब वो किक्ड ऑफ होती है प्लेयर से, अब देखें यहाँ हमारे पास एक फुटबॉल है, ये हमारे पास एक फुटबॉल है, ये अगर प्लेयर की वजह से किक्ड ऑफ हुई है तो वो कुछ इस तरह मूव करती है, यानी कि एक ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करती है। अगर देखें स्टूडेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस तरह मूव करते हैं, यानी कि इस पाथ को फॉलो करते हैं, वो प्रोजेक्टाइल, वो उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और वो जो पाथ होता है इस तरह का उसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं, और इसको हम लोग पैराबोला भी कहते हैं। अब देखिए, ये फुटबॉल अगर प्लेयर ने किक की है तो वो फुटबॉल ऐसे जाएगी, यानी कि ये फुटबॉल जो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और इसने ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो किया है, यानी कि ये जो फुटबॉल है हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है। इसी तरह जब हमारे पास
एक क्रिकेटर है, उसने अगर हमारे बाल हिट की है, बाल को मूव करवाया है बैट से, तो वो भी कुछ इस तरह मूव करेगी, एक ट्रेजेक्टरी पाथ में, ठीक है, क्योंकि वो 2 एक्सिस में ही मूव करेगी, जी एक्सिस इसको फॉलो नहीं करेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस और जी एक्स एक्सिस में मूव करेगी, ये जी एक्सिस में नहीं जाएगी। तो ये हम लोग कह सकते हैं अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, जब हमारे पास अगर ये एक लॉन्चिंग पैड है, उसमें एक मिसाइल हम लोगों ने फायर किया है, तो वो मिसाइल भी एक ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा, यानी कि जो मिसाइल हम लोग लॉन्चिंग पैड से फायर करते हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के बाद हम लोग इस काबिल हो जाते हैं कि हम लोग अगर एक बाल फेंकें तो वो सीधा बास्केट में जाए, और अगर हम लोग एक बैट को रोल करें, यानी कि बैट से बॉल को किक करें, तो हमारे पास जो बाल है वो चौका और छक्का ही लगे। और अगर हमारे पास एक कागज़ का जहाज़ है, अगर उसको बनाएं तो वो ज़्यादा देर तक उड़े। इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिर इस काबिल हो जाते हैं कि हम लोग ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉल है, हम लोगों ने उसको बास्केट में फेंकना है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ही मूव करवाएं, जी एक्सिस के अलोंग मूव ना करवाएं, यानी उसको ऐसे फेंके, ठीक है, उसको ऐसे उसे ना फेंके, यानी कि ऐसे ना, जी एक्सिस के अलोंग ना फेंके। तो अगर हमारे पास एक कागज़ का जहाज़ बना हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक उड़े, तो हम लोग उसको ऐसे फेंकें ताकि हमारे पास जो उसकी मोशन है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रहे। और अगर हमारे पास एक बॉल है और जिसको हम लोग क्रिकेट बैट से हिट करना है, और हम लोगों ने उसको इस तरह हिट करना है कि हमारे पास चौका और छक्का लगे, तो हम लोग उसको एक्स और वाई जो एक्सिस है उसके अलोंग ही हिट करें, जी एक्सिस के लॉन्ग हिट ना करें। तो फिर हमारे पास ये सारी जो मोशंस आ जाती हैं, हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाती हैं। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है वो हमारे पास फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, क्योंकि वो फुटबॉल को जब किक करते हैं तो वो ऐसे जाती है, और जो बैट को जो हम लोग थ्रो करते हैं, क्रिकेटर बैट को बॉल को क्रिकेटर जो थ्रो करते हैं वो भी हमारे पास ऐसे ही जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास मिसाइल फायर होता है लॉन्चिंग पैड से, वो भी हमारे पास ऐसे ही जाता है और अपने टारगेट को हिट कर देता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, अब देखें। इसलिए हम लोगों ने ये जो हमारे पास एक इस डायग्राम है, इसको हम लोगों ने नीट करके बना लिया है। हम लोगों ने कहा है यहाँ पर कि अगर हम बॉडी है उसको सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम लोगों ने यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, और जब हम लोगों ने इसको थ्रो किया है तो उसकी जो वेलोसिटी है v(x) है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ना हो और ग्रेविटी ना हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो और एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, तो ये बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से आगे 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 मूव करती जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उसको v(x) वेलोसिटी के साथ थ्रोन करवाया है, लेकिन रियल सिचुएशन में हमारे पास जो है वो एयर रेजिस्टेंस भी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होती है, क्योंकि अर्थ से हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नहीं ख़त्म कर सकते ना। इसलिए हमारे पास रियल सिचुएशन में ये बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से आगे तो मूव करती है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड के साथ हिट करती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी जो है फॉरवर्ड भी मूव करती है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड को हिट भी कर जाती है। फॉरवर्ड क्यों मूव करती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनर्शिया की वजह से वो फॉरवर्ड मूव करती है, क्योंकि बॉडी जो है अपने मोशन के में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रिजस्ट करने की कोशिश करती है। इसीलिए उसको नीचे गिरते गिरते जब तक वो नीचे गिरती जाती है वो थोड़ा सा आगे को होती जाती है, और लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी मूव्स फॉरवर्ड एज वेल एज फॉल डाउनवर्ड। बॉडी जो है फॉरवर्ड भी मूव करती है और फिर डाउनवर्ड भी मूव करती है until it strikes something such as ground, जब तक वो किसी भी ग्राउंड को स्ट्राइक ना कर दे, यानी कि जब तक बॉडी जो है ज़मीन पर प्रॉपर तरीके से नहीं नीचे गिर जाती, वो
आगे की तरफ मूव भी करती जाएगी और नीचे की तरफ मूव भी करती जाएगी। आगे की तरफ वो इनर्शिया की वजह से मूव करती जाएगी, क्योंकि वो बॉडी जो है अपनी मोशन में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी इनर्शिया की वजह से, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींचती रहेगी। इसलिए बॉडी जो है वो आगे तो जाती रहेगी बेचारी, लेकिन उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींचती रहेगी। ठीक है, अब देखें जब बॉडी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिराया है, यानी कि ये पेंसिल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिराऊंगी। ऐसे इस पेंसिल को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिराया है, तो जब हमें इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि जब ये जो हमारी पेंसिल है ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो गिरेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जब तक वो वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं होती उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। यानी कि यहाँ जब बॉडी यहाँ पर होती है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, जब बॉडी नीचे गिरती है तभी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। यानी कि जब वर्टिकल डायरेक्शन में आती है तभी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, लेकिन जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। इसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है। अब देखें फोर्स जो है वो हमारे पास ma के इक्वल होता है। जब हमारे पास m जो है एक्सेलरेशन ही ज़ीरो हो गया तो फोर्स भी हमारे पास जीरो की इक्वल आएगी। तो हम लोग कहते हैं कि एज नो फोर्स एक्ट अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब तक बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। उसके ऊपर फोर्स तभी अप्लाई होती है जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट होती है। तो जो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है बॉडी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो भी हमारे पास ज़ीरो ही होता है। तो ax हम लोग कहते हैं कि ax हमारे पास ज़ीरो है। ax हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो ax है। ठीक है, तो अब देखते हैं ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि बॉडी जब वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट होती है वो किसकी वजह से कन्वर्ट हो रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कन्वर्ट हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है फिर वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी आ जाएगा। यानी कि जब तक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, इसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो के इक्वल है। लेकिन जब वो बॉडी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू जी, ए वाई को हम लोग जी के इक्वल लिख सकते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज फोर्स एफ इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो भी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो सो द बॉडी हैज़ वर्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, इसलिए हमारे पास जो बॉडी का जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल में जब होती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही होती। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती जाएगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके ऊपर इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि बॉडी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बेंड हो जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और तब तक मूव करेगी जब तक वो ग्राउंड को स्ट्राइक नहीं करती। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में वो भी कांस्टेंट होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन उतना ही होता है जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए वो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट ही होता है। यानी कि बॉडी जो है एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में जो जितना भी चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है, कोई और फोर्स नहीं लग रही। सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडी जो है वो नीचे गिर रही है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी मूव विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि जब बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, जो कि होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसका एक्सेलरेशन जो है होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है और कॉन्स्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन है। हमारे पास ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप ना जो है बुक वाली स्टेटमेंट चेंज करके पढ़ाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बुक वाली स्टेटमेंट है उसी को अरेंज करके यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग स्टार्ट से ही नोट्स बनाना शुरू कर दें। एक अलग रजिस्टर रखें और उसके ऊपर फिजिक्स के नोट्स बनाया करें, क्योंकि एफएससी में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स रखी हुई है, तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स फर्स्ट ईयर की बायो और फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल है, केमिस्ट्री तो इजी है। तो आप लोग कोशिश करें कि जैसे जैसे आप लोग लेक्चर सुनते जाते हैं तो ये नोट्स जो है वो अपने पर्सनल रजिस्टर के ऊपर भी नोट कर लिया करें, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के पास जाकर, एग्ज़ाम्स के करीब जाकर तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स तो आप लोगों ने शुरू में क्लियर करने हैं, लेकिन याद तो आप लोग तभी करते हैं अच्छे तरीके से जब आपके पेपर सर पे आए हों। आप लोग कोशिश करें कि ये जो नोट्स हैं आप लोग अपने रजिस्टर पर कॉपी कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो। तो आज नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब देखिए मैंने आपको बताया पहले भी कि जो भी पाथ है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो इस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करके मोशन मूव करता है तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। लेकिन इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक बॉल है वो इस पाथ को फॉलो कर रही है, पैराबोलिक पाथ को, तो इस बॉल को फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल कहेंगे, क्योंकि ये इस तरह का कर्व सा पाथ फॉलो कर रही है, और इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। यानी कि अगर हमारे पास एक पाथ है जो कि प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है तो फिर वो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, यानी कि वो पाथ उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होगी। प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री का मैंने आपको बता दिया है कि प्रोजेक्टाइल वो ऑब्जेक्ट होता है जो इस तरह का पाथ फॉलो करे, और इस तरह के पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। यानी कि फिर हम लोग कहते हैं कि द पाथ फॉलो बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूजुअली अ पैराबोला। इस तरह के जो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होती है, इस जो यानी कि प्रोजेक्टाइल जो इस तरह का पाथ फॉलो करता है, इसको हम लोग पैराबोला भी कहते हैं। इस तरह के पाथ को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यानी कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अब यहाँ से अगर हम लोग एक बॉल फेंकें और वो बॉल आगे जाती ग्राउंड के साथ हिट कर जाए, वो बॉल आगे इनर्शिया की वजह से जाएगी, क्योंकि अपने वो मोशन में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगी। यानी कि आप देखिए इस बॉल के वर्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी हैं। तो हम लोग फिर ये जो प्रोजेक्टाइल है, यानी कि जो बॉल है उसका जो पाथ है हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे? यानी कि अगर हम लोगों ने ये बॉल है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है, उसने ये इस तरह का पाथ फॉलो किया है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अब देखें, अगर हम लोगों ने बॉल यहाँ से यहाँ फेंकी है तो यानी कि इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक कुछ डिस्टेंस कवर किया है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और इस जो डिस्टेंस कवर किया है इस प्रोजेक्टाइल ने, तो वो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग वही इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ी थी। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फिर हम लोग उन्हीं में से देखते हैं कि फिर कौन सी वो इक्वेशन है जो कि डिस्टेंस, यानी कि अब लोग देखें पाथ, इस प्रोजेक्टाइल ने ये पाथ फॉलो किया है, ये तो इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर
को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होती है वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखें जब बॉल का हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो ये डिस्टेंस फिर हमारे पास एक्स आ जाएगा, फिर इसकी वी आई एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फिर 1/2 ये ए हमारे पास एक्सीलरेशन है तो फिर ए के साथ भी एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका एक्सीलरेशन क्या था। फिर जब हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो ये हमारे पास कुछ ये यूँ आ जाएगी y इज इक्वल टू वी आई वाई टी, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर y आ जाएगा, प्लस हाफ हमारे पास क्या है ए वाई टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अब चले देखते हैं कि हम लोगों ने फिर ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोगों ये जो एस है वो एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा, वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है उसके साथ भी एक्स लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस ये टी वैसे आ जाएगा, और ए वाई हमारे पास एक्सेलरेशन है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बन जाएगा। अब जब हम लोग y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू तो फिर हमारे पास जो है वो जहाँ पर x जहाँ x लिखा है वहाँ y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर y एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए तो s की जगह y से रिप्लेस हो जाएगा, वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लोग y एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करेंगे t, और a जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो भी हम y एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखें कि जब हम लोगों ने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लोगों ने बॉडी को प्रोजेक्ट किया यानी कि हम लोगों ने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी और इनिशियल वेलोसिटी वी आई है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है वी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी दी तो ये वी आई हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी एक्स होगी, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इसलिए अब देखें ये वी आई एक्सिस जो है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो हमारे पास वी एक्स है, क्योंकि हम लोगों ने बॉडी को वी एक्स वेलोसिटी दी, फिर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो दी वो वी एक्स थी जिसकी वजह से उसने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पाथ कवर किया, फिर वो वर्टिकल पाथ में कन्वर्ट होगी। वर्टिकल पाथ में जब वो कन्वर्ट हुई तब उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं रही, यानी कि वी एक्स जो है वो हमारे वी आई एक्स जो है इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो है वो वी एक्स है, लेकिन वी आई वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है हमारे पास वो 0 है, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इनिशियल से फाइनल बन जाती है। तो हम लोग लिख देंगे कि वी आई एक्स जो है वो वी एक्स के इक्वल है, लेकिन ए एक्स हम लोगों ने यहाँ पर 0 लिखा है। ए एक्स 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जब बॉडी जो है वो आपको मैंने पीछे भी पढ़ा है कि जब बॉडी जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 है। बॉडी वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, फोर्स 0 है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 है, तो एक्सेलरेशन और लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो 0 आएगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन और लॉन्ग वाई एक्सिस है हमारे पास, यानी कि बॉडी जब वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है तब उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इसलिए हमारे पास जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो ए वाई इज इक्वल टू जी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाई हैं, तो ए वाई हमारे पास जी बन गया और वी आई वाई जो है हमारे पास वो 0 बन गई, यानी कि वी आई वाई हमारे पास 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 है। फिर इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। वी आई एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पुट की वी एक्स, ए एक्स की वैल्यू पुट की 0 और वी आई वैल्यू की वैल्यू पुट की 0 और ए वाई की वैल्यू पुट की जी। अब देखें जहाँ पर जी हम लोगों ने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि जो बॉडी है वो
अर्थ सरफेस की तरफ मूव कर रही है, अर्थ सरफेस से अपवर्ड मूव नहीं कर रही, यानी कि डाउनवर्ड मूव कर रही है। और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तब उस जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। जब बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव करती है, यानी कि अर्थ अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तब जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव जी होती है। जब हम लोगों ने वैल्यूज पुट की वी एक्स, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 0 है, 1/2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी का स्केयर भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सारी चीज़ हमारे पास खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, 0 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू वी एक्स टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और ये हमारे पास जो 0 है वो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ भी हमारे पास डिलीट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर बन जाएगा हमारे पास। जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि बॉडी जो है अर्थ सरफेस की तरफ मूव कर रही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारे पास इक्वेशन 2 होगी वो वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट पेपर्स में भी आप लोगों ने अगर ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ ले, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, और ये जो एग्जाम डायग्राम्स हैं वो नीट एंड क्लीन बनानी है। जो चीज़ हम लोगों ने स्टडी करनी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम कोई वेलोसिटी ले लें, यानी कि अब जब हम लोगों ने बॉडी को जब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो वो बॉडी उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई थी। अब देखिए इस वी आई की कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है, यानी कि ये हमारे पास जो है वी आई है ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी वी एफ कंसिडर करेंगे तो वी एफ जो वेलोसिटी है, वी एफ वेलोसिटी के भी हमारे पास कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है। तो हमारे पास ये जो वी एक्स होगा ये भी वेक्टर बन जाएगा। ये वी एफ वेक्टर क्यों बना? क्योंकि इसके कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है। इस तरह ये वी एफ हमारे पास वेक्टर है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है हमारे पास, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों ने किसी भी इंस्टेंट को कंसीडर करके या किसी भी पॉइंट को कंसीडर करके उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम दे देंगे। बॉडी को जब हम लोगों ने पहले इनिशियल वेलोसिटी दी तो उसके भी एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ कंपोनेंट्स थे, फिर उसके वाई एक्सिस के अलोंग भी कुछ कंपोनेंट थे। तो हमारे पास जो वी आई थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो हमारे पास जो है वो वेक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने लिखा है कि सपोज अ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड विद इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, यानी कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और उसकी जो हॉरिजॉन्टल में जो हमारे पास एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो हम लोग ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है उसके देखिए उसके एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इसके कंपोनेंट्स हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया था बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस लेक्चर को रिवाइज कर लें ताकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे तरीके से समझ सके और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। वहाँ पे हमारे पास था ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस था। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, फिर ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। तो जब हमारे पास ये वेक्टर ए है, इसका हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो हमारे पास ए एक्स आ गया, और वाई एक्सिस के अलोंग जब हम लोगों ने इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो हमारे पास ए वाई आ गया, और ए एक्स जो हमारे पास वो एक कोस थीटा के इक्वल है, और ए वाई हमारे पास जो है वो ए साइन थीटा के इक्वल था वहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के एक मामले में वाले टॉपिक में। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर वी आई वेक्टर वी आई है। वी आई हमारे पास वेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है। तो फिर हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए लिया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉपिक वाले टॉपिक में, तो फिर हम लोग यहाँ पर वेक्टर वी आई ले लेंगे। ये हमारे पास वेक्टर वी आई है। ठीक है, उसका हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी परपेंडिकुलर ड्रा किया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास वी आई एक्स बन गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो वी आई वाई बन गया। तो जो वी आई एक्स था, जिस तरह ए कोस थीटा के इक्वल था, इस तरह वी आई एक्स जो है वो वी आई कोस थीटा के इक्वल है।
वी ए वाई हमारे पास ए साइन थीटा के इक्वल था, तो हमारे पास ए वी आई वाई हमारे पास ए वी आई साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी को, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का क्या है, वी आई एक्स, जो कि वी आई कोस थीटा के इक्वल है। और वर्टिकल कंपोनेंट है जो इनिशियल वेलोसिटी का, वो वी आई वाई है, जो कि वी साइन थीटा के इक्वल है। हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम लोगों ने फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करनी है, और जो कि एक वेक्टर है, और इनिशियल वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, उसके भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है। हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करनी है, जो कि है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास वी एफ को फाइंड करने के लिए वी आई का होना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने वी आई जो कि इनिशियल वेलोसिटी है उसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को भी फाइंड आउट कर लिया, और वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी फाइंड आउट कर लिया। ये एफ जो कि एक वेक्टर है, उसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वी एफ जो है उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को वी आई के कंपोनेंट पता होना चाहिए थे, इसलिए हम लोगों ने वी आई के कंपोनेंट्स भी ये फाइंड आउट कर लिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स है, जो कि वी आई कॉस थीटा के इक्वल है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी के वो वी आई वाई है, जो कि वी आई साइन थीटा के इक्वल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको इस वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेलोसिटी भी कह रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हम लोग वी एफ के साथ एक्स लगा देंगे, वी आई के साथ भी एक्स लगा देंगे, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है उसके साथ भी एक्स लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेलोसिटी भी कह रहे हैं, उसका हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो वी एफ एक्स को फाइंड आउट करने हैं। वी आई एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, वी आई कोस थीटा के, तो हम लोगों ने वी आई एक्स फाइंड पुट कर दिया। वी आई एक्स हमारे पास वी आई कोस थीटा की इक्वल है, तो वी आई एक्स हमारे पास वी आई कोस थीटा के इक्वल आ गया। लेकिन हम लोगों ने इसको डायरेक्टली पुट नहीं करना। अब देखें, वी आई एक्स हमारे पास वी आई कोस थीटा के इक्वल है, तो हमारे पास वी एफ एक्स जो है वो वी आई कोस थीटा के इक्वल आ गया। लेकिन हमारे पास जो ये हमारे पास ए एक्स है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो एक्सीलरेशन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो ज़ीरो होता है, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, बॉडी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो एक्स ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टी, ये हमारे पास ज़ीरो जो है वो टी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी चीज़ डिलीट हो जाएगी। तो वी एफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा की इक्वल आ गया। अब देखिए वी एफ एक्स हमारे पास वी आई एक्स के इक्वल आ गया, और वी आई एक्स हमारे पास वी आई किसके इक्वल है, वी आई एक्स हमारे पास वी आई कोस थीटा के इक्वल है। तो हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सारी सेम ही होती हैं। अब देखें हमारे पास वी एफ एक्स जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और वी आई एक्स और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये दोनों के दोनों वी आई कोस थीटा के इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम है। वी आई एक्स वी आई कोस थीटा के इक्वल है, और वी एफ एक्स वी आई एक्स के इक्वल है, और वी एफ एक्स वी आई कोस थीटा के इक्वल भी है। तो इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग कैसे फाइंड करना है कि हम लोग वी एफ जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर वी एफ के साथ भी वाई लगा देंगे, वी आई के साथ भी वाई लगा देंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, और एक्सलेरेशन के साथ भी वाई लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेरेशन फाइंड आउट करना है। वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का फाइंड आउट करेंगे। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का एट एनी इंस्टेंट जो है हमारे पास क्या होगा, वी एफ वाई फिर वी आई फिर ए प्लस ए वाई टी। अब देखिए हमारे पास जो वी आई वाई है वो तो हमारे पास पता है कि वी आई साइन थीटा के इक्वल है। जो हमारे पास ए वाई है यानी कि जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है, यानी तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है होती है, तो हमारे पास जो है इसलिए हमारे पास जो एक्सलेरेशन होता है वो
जी के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव जी है। अब देखें हम लोगों ने इस इंस्टेंट पे जो इस बॉडी की वेलोसिटी थी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले ली, लेकिन ये जो बॉडी है वो अर्थ सरफेस से अपवर्ड है, अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव जी होगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सलेरेशन ड्यू वर्टिकल डायरेक्शन है वो इक्वल टू नेगेटिव जी आएगा इस केस में। तो हमारे पास एक्सलेरेशन जो है वो ए वाई जो है वो नेगेटिव जी आ गया। तो हम लोगों ने जब इसकी वैल्यूज पुट की यहाँ पर वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, क्योंकि वी आई वाई जो है हमारे पास वी आई साइन थीटा के हम लोगों ने कंपोनेंट फाइंड किया था इनिशियल वेलोसिटी का वाई एक्सिस के अलोंग, जो कि वी आई साइन थीटा की इक्वल आया, तो वी आई वाई साइन थीटा, तो ए वाई जो है हमारे पास नेगेटिव जी आई आ गया, तो वी आई वो हमारे पास आ गया वी आई साइन थीटा, और ए वाई के हम लोग जगह पुट के नेगेटिव जी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वो आ गया हमारे पास वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा नेगेटिव जी टी। इस इक्वेशन को हम लोगों ने 3 का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 और 2 तो पहले ही हो चुकी थी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जो कंपोनेंट आया हम लोगों ने उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया गया, वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेशन 4 का नाम दे दिया गया। अब देखिए हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कि अब वेक्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट है, इसलिए वो वेक्टर थी। अब देखिए हमारे पास जो उस वेक्टर का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी आ गए और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी आ गए। तो इसका मतलब है कि हम लोग वेक्टर बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं तो उससे हम उनके कंपोनेंट से हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं। उसका वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास वेक्टर ए था, ये हमारे पास वेक्टर ए था, उसका परपेंडिकुलर ड्रा किया हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर वाई एक्सिस के अलोंग उसका परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो हम लोगों ने इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, इस वेक्टर ए का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला, या तो इसको ऐसे लिख देते थे या तो ऐसे लिख देते थे, यानी कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, जब हम लोगों ने उसको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास ए एक्स आ गया, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ए वाई हो गया। इसका मैग्नीट्यूड जब हम लोगों ने लिखना है या तो ऐसे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड लिखने के लिए, या तो सिंपली ए लिखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वी आई उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वी एफ इक्वल टू फिर हम लोग यहाँ पर तो ये तो वेक्टर ए हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं वो वी एफ है, तो इसलिए जहाँ जहाँ ए है हम लोग उसकी जगह वी एफ लिख देंगे, क्यों तो हमारे पास वी एफ ये हमारे पास वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट आ गया। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इस जो हमारे पास वेक्टर वी एफ है यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वी एफ हमारे पास एक वेक्टर है और वेक्टर को जब हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी होती है, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, उसी के थ्रू हम लोगों ने जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है वेक्टर वी एफ का, अब हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाले ए टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास अगर वेक्टर ए है हम लोग उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स, फिर हमारे पास जो थीटा था वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करता था, तो हमारे पास tan इधर आके इन्वर्स हो जाता, तो tan इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स हमारे पास आ जाता था। तो इसी तरह लेकिन देखिए हमारे पास एक डायग्राम हम लोगों ने पीछे पढ़ी है कि ये हमारे पास एक डायग्राम है,
और ये हमारे पास एक बॉडी इस तरह प्रोजेक्ट करती है। ये हमारे पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंगल थीटा बनाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ तो एंगल थीटा बन गया, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एंगल थीटा था वो तो बन गया, लेकिन हम लोग ये जो हमारे पास एंगल थीटा था वो तो वी आई के साथ बन रहा था, इसलिए हमारे पास जो वी एफ के साथ एंगल बनेगा वो हमारे पास फाई होगा। फाई को हम लोग कैसे डालते हैं, क्या ऐसे एक बॉल और उसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास एंगल फाई बन गया। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है हमारे पास वी एफ वो एंगल फाई बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ये वी एफ है, ये जो एंगल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे ली गई है। तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ है जो एंगल बनाती है वो फाई होती है, और लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एंगल थीटा बनाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो tan फाई है वो हमारे पास वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स आ गया। जब हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हमारे पास आ गया tan इज इक्वल टू tan इनवर्स आ गया, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, और वी एफ वाई ओवर वी एक्स आ गया हमारे पास। तो हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 6 का नाम दे दिया गया। इसमें से स्टूडेंट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, फिर उसकी एग्जांपल्स लिखें, या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। फिर हम लोग से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। फिर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास होता है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक्सप्लेन। हम लोगों फिर उसको एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई है। फिर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल थ्रू एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी फिर हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए है, जो कि मैंने आपको अभी ही पढ़ाया है। फॉर प्रोजेक्टाइल थ्रो एट एन एंगल थीटा, उस प्रोजेक्टाइल के लिए जो कि एंगल थीटा पर हम लोगों ने थ्रो किया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, यानी कैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर की समझ आ गई होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि हमें इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ रही है। अपने ये चीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इजी फिज़िक्स प्लेटफॉर्म को हम लोग एक अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म बना सकें, और आपको इसी तरह अच्छी तरीके से फिज़िक्स इजी तरीके से समझा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।